हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आप अपने इंग्लिश के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, इसलिए आपकी मदद करने के लिए आज हम यहाँ पर एक और अनसीन पैसेज करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है घोस्ट नेट्स। ये पैसेज हमने सीबीएसई के एक सैंपल पेपर से लिया है, तो ये पेपर क्लास 9th से 12th तक के बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। घोस्ट नेट्स के बारे में आज सारी दुनिया बातें कर रही है। ये मरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पैसेज को समझते हुए आप लास्ट में क्वेश्चंस के आंसर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं फिर तो आपके लिए पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस पैसेज की वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और बाद में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको समझाए जाएंगे। सामने दिख रही पिक्चर से शायद आपको कुछ आइडिया मिल सके कि घोस्ट नेट्स क्या हैं और इससे क्या-क्या परेशानियां पैदा होती हैं। Ghost nets are not supernatural, but they are legitimately scary. घोस्ट नेट, जैसा कि घोस्ट वर्ड जो होता है भूत, भूत वर्ड सुनते ही लगता है कि हम किसी सुपर नेचुरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे कि इन्हें घोस्ट नेट क्यों नाम दिया गया है। तो ये कोई अप्राकृतिक चीज नहीं है, लेकिन तर्क संगत तौर पर ये बहुत स्केरी जरूर है, डराने वाला है। डराने वाला क्यों है? जैसा कि आपने अभी पिक्चर्स में देखा कि उन पिक्चर्स को देखकर ही हमें लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। A ghost net is a fishing net that has been lost or abandoned in the ocean. घोस्ट नेट एक ऐसा फिशिंग नेट होता है जो या तो समुद्र में खो गया या किसी ने अपना काम पूरा हो जाने के बाद उसमें ही उसे छोड़ दिया। यानी कि कोई भी उस पर अपनी ओनरशिप क्लेम करने वाला नहीं है, इसीलिए उसे घोस्ट नेट का नाम दिया गया है। They are one particularly appalling part of the global ghost fishing problem, which includes fishing gear abandoned in the water. और ये पर्टिकुलरली अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत ही भय उत्पन्न करने वाली एक समस्या है। यहाँ पर आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, अपॉलिंग। ये अपीलिंग नहीं है, स्पेलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। अपीलिंग होता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये अपॉलिंग है। अपॉलिंग मतलब जो कि डर पैदा करे। तो ये जो घोस्ट नेट्स हैं, घोस्ट नेट की जो समस्या है, ये बहुत ही भय उत्पन्न करने वाली एक समस्या बन चुकी है ग्लोबल लेवल पर, विच इंक्लूड्स फिशिंग गेयर अबंडन्ड इन द वाटर। और इसमें खाली नेट नहीं, उसके अलावा जो भी सामान फिशिंग के लिए यूज किया जाता है, उससे रिलेटेड जो टूल्स जो कि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, वे सभी शामिल हैं। Any net or line left in the ocean can pose a threat to marine life. यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि कोई भी नेट या उससे रिलेटेड कोई भी चीज जब समुद्र में छोड़ दी जाती है तो वो मरीन लाइफ, समुद्री जो जीव जंतु हैं, उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। Just because a net is no longer used by fishers doesn't mean it stops working. अगर फिशर्स ने उसको यूज करना छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नेट अपना काम करना बंद कर देगा। These nets continue to trap everything in their path, presenting a major problem for the health of our oceans and marine life. अब ये नेट्स क्या करते हैं? जब उन्हें जानबूझकर यूज किया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, तो एक पर्टिकुलर तरीके से उन्हें बिछाया जाता है और उसी एरिया में जो भी मछलियां या जो भी उन्हें जीव जंतु पकड़ने होते हैं वो उसमें आते हैं। लेकिन जब कोई उसका मालिक नहीं है और उसको छोड़ दिया, तो वो नेट जहां भी जाएगा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वो पकड़ लेगा, क्योंकि वो एक जाल है और जाल तो बना ही है दूसरों को फंसाने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। Ghost nets entangle sea turtles, dolphins, and porpoises, birds, sharks, seals, and more, apart from catching fish. ये जो घोस्ट नेट्स हैं, मछलियों को पकड़ने के अलावा ये अपने जाल में किस किस को फंसा सकते हैं? टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, बर्ड्स, पोर्पोइजेस, शार्क, सील, जो भी इनके रास्ते में आएगा ये उसे फंसा लेंगे। The nets keep animals from moving freely, cause injuries, and keep mammals and birds from rising to the surface for air. और शायद आप जानते होंगे कि मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो पानी से बार बार ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। तो अगर कोई जाल उनको फंसा लेगा तो वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। Since hundreds of animals can be caught in a single net,
दिस थ्रेट इज मॉन्यूमेंटल। एक नेट के अंदर बहुत सारे जानवर फंस सकते हैं, इसलिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये मॉन्यूमेंटल है, यानी कि बहुत बड़ी समस्या है। द घोस्ट नेट्स हार्म कोरल रीफ्स टू, breaking corals, exposing them to disease and even blocking the reefs from needed sunlight. घोस्ट नेट्स कोरल रीफ्स के लिए भी नुकसानदायक है। थर्ड पैराग्राफ, घोस्ट नेट्स आर आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओशन प्लास्टिक्स क्राइसिस। अब ओशन में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसमें भी घोस्ट नेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि घोस्ट नेट्स कहीं ना कहीं प्लास्टिक से ही बने होते हैं। Most modern nets are made of nylon or other plastic compounds that can last for centuries, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से खत्म नहीं होता है। According to a 2018 study in Scientific Reports, ghost nets make up at least 46% of the Great Pacific Garbage Patch. 2018 में जो स्टडी की गई थी उसमें यह पाया गया कि ग्रेट पैसिफिक ओशंस का जो गार्बेज है उसके पैच का 46%, ऑलमोस्ट हाफ जो है वो घोस्ट नेट्स का होता है। Those abundant fishing lines and nets that do break down never go away. They just become smaller pieces of plastic. अब ये जो फिशिंग लाइंस और नेट्स जो कि समुद्र में ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, केवल टूट टूट कर छोटी छोटी प्लास्टिक में तब्दील हो जाता है। Marine animals mistake this microplastic for food and eat it, which can harm internal organs, keep them from eating and expose them to toxic chemicals. अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक बन गई है, तो ये जो समुद्री जीव हैं ये सोचते हैं कि ये उनका खाना है और वो उसे खा लेते हैं, जिसको खाने के बाद उनके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे खाना नहीं खा पाते और बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उनके अंदर ही अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। Exorcising ghost nests from our oceans will require commitment, cooperation and innovation. जो सबसे पहला वाला वर्ड है कुछ अजीब लग रहा है ना देखने में, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्सरसाइजिंग, हाँ शायद ओ की जगह ई आना था। जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्सरसाइजिंग नहीं एक्सोरसाइजिंग है। एक्सोरसाइजिंग का मतलब है झाड़ फूंक करके जैसे किसी प्रेत आत्मा को भगाना। तो एक्सोरसाइजिंग घोस्ट नेट्स फ्रॉम आवर ओशंस विल रिक्वायर कमिटमेंट। तो ये जो घोस्ट नेट्स हैं इनको अपने ओशन से भगाने के लिए कमिटमेंट, कोऑपरेशन और इनोवेशन की जरूरत है। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, इनोवेशन मतलब कुछ नई तकनीक अपनाना, और कमिटमेंट मतलब दिल लगाकर और लगातार काम करना। Many groups are working to remove ghost nets from the sea and collaborating with local fishers and governments worldwide to identify target areas and remove as many nets as possible. बहुत से ग्रुप्स इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने कोलैबोरेट भी किया है लोकल फिशर्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ, ताकि टारगेट एरियाज की पहचान की जा सके और वहां से इन नेट्स को निकाला जा सके। In 2015, a single World Wildlife Fund for Nature (WWF) led mission in the Baltic Sea hauled up 268 tons of nets, ropes and other material. 2015 में WWF के द्वारा चलाया गया एक मिशन था, वहां पर उन्होंने सिर्फ एक मिशन में 268 टन्स ये सब गार्बेज, नेट्स, रोप्स, ये मटेरियल वहां से निकाला है। तो ये हमें पैसेज में क्यों बताया जा रहा है? अब आगे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेंगे जैसे पहले पूछा जाता था सीधा सीधा कि उन्होंने कितना टन यहाँ पर ये गार्बेज निकाला, वो ये पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम्पल इन्होंने हमें क्यों दिया है। इसलिए आपको अब अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने की जरूरत है अगर आपको अनसीन पैसेजेस के सही आंसर लिखने हैं तो। To stop these nets from becoming ghosts in the first place, conservation organizations advocate for fishing gear that can be traced to its owner, so anyone dumping nets can be fined and refundable deposits on nets to encourage returning or recycling rather than littering. सबसे पहला कदम क्या उठाया जा सकता है कि ये जो नेट्स हैं ये घोस्ट नेट्स ना बन पाए। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे फिशिंग गियर्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे पहचान हो सके कि इसका मालिक कौन है, क्योंकि जब पहचान हो जाएगी तो मालिक को पकड़ना इजी हो जाएगा। इसलिए वो लोग खुद ही ध्यान रखेंगे कि उनका कोई भी इस तरीके का वेस्ट नेट जो है वो ओशन में ना फेंका जाए, और अगर किसी के नाम का नेट मिलता है तो उस पर फाइन लगाया जा सके ताकि इस तरीके की लिटरिंग पर रोक लगाई जा सके।
Tools like sonar reflectors that can make ghost nets easier to find and working with small scale fisheries to develop more sustainable fishing gear and practices are other suggestions. तो फिशिंग नेट्स की रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के अलावा कुछ और टूल्स जैसे कि सोनर रिफ्लेक्टर्स जिससे कि पानी की ऊपरी तह से ही पता लग सके कि कहाँ पर नेट पड़े हैं यह पता लग जाए और इसके अलावा सरकार और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फिशिंग गियर्स जो हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल हों ज्यादा लंबे समय तक चल सकें इस टाइप के गियर्स का यूज किया जा सके ताकि ये जो थ्रो अवे प्रैक्टिस है ये कम हो जाए तो ये सब सजेशंस दिए जा रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इट इज ओनली बाय अटैकिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड्स together with conservation partners fishers and supporters can we banish ghost nets and protect our oceans तो जब इस समस्या पर हर तरफ से अटैक किया जाएगा कंजर्वेशन पार्टनर्स के साथ मिलकर फिशर्स के साथ मिलकर और सपोर्टर्स के साथ मिलकर तभी हम इस घोस्ट नेट्स को खत्म कर पाएंगे और अपने ओशंस को बचा पाएंगे तो यहाँ पर हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जिनके आपको पूरे पूरे आंसर लिखने हैं चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज अब मैंने आपको पैसेज में समझाया था कि घोस्ट नेट्स क्यों कहा जा रहा है उन्हें दे कॉज मच हार्म टू मरीन लाइफ क्योंकि वो मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दे आर फंक्शनल दो नॉट इन यूज बाय फिशर्स क्योंकि वो अभी भी काम कर रहे हैं चाहे फिशर्स उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं दे आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन उनका कोई मालिक नहीं है दे एक्ट एज अ स्नेयर फॉर ऑल एनिमल्स इन ओशंस क्योंकि वे सभी समुद्री जीवों के लिए एक फंदे का काम करते हैं तो देखिए ये जो चीजें हैं कि वो फंदे का काम करें तो जाल का काम है उसमें घोस्ट वर्ड का क्या मतलब है तो मैंने आपको बताया था क्योंकि कोई भी उनका ओनर नहीं है जो ये कह सके कि ये मेरा जाल है इसलिए उन्हें घोस्ट नेट का नाम दिया जा रहा है क्योंकि वह किसी का भी नहीं है इसलिए इसका सही जवाब होगा सी दे आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन सेकंड क्वेश्चन comment on the writer's reference to the ghost nets in paragraph 1 as a health problem for the oceans तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि राइटर ये कह रहा है कि जो ये घोस्ट नेट समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं इसकी वजह से मरीन लाइफ की हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है इसलिए हमें इन पर लगाम लगानी चाहिए तो देखते हैं इस जवाब को हम कैसे लिखेंगे The writer points out that the fishing nets and fishing gears forgotten in the sea cause health and survival issues for marine life and it should not be left unchecked. Third question कहता है list the two ways being entangled in a ghost net is likely to impact a walrus. अब ये बताओ कि अगर मान लो कोई वॉलरस जो एक समुद्री जीव है वो जब जाल में फंस जाएगा तो वो उस पर किस तरीके से असर करेगा एंटेंगल्ड मतलब फंस जाना तो कौन से आप कुछ भी सोच सकते हैं कि कोई भी जानवर जब उसके अंदर फंस गया तो फिर उस पर क्या असर होगा A walrus, in fact any sea animal, may get injured after getting stuck in the fishing net. Moreover, the ghost nets can even strangle them to death due to the non-supply of oxygen. वॉलरस या कोई भी जानवर जब किसी फिशिंग नेट में फंस जाएगा मान लीजिए उसका हाथ या पैर फंस गया है तो उससे अपने आप को छुड़ाते हुए उसे इंजरी हो सकती है इन्होंने यहाँ पर हमसे दो वेज पूछे हैं तो दूसरा वे क्या हो सकता है कि सपोज कीजिए उसकी अगर गर्दन फंस गई है तो ऑक्सीजन की नॉन सप्लाई की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है फोर्थ क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन पैराग्राफ 2 नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर तो हमारे सेकंड पैराग्राफ में से हमें वर्ड छांटना है जो कि नेग्लिजिबल का ऑपोजिट है वहां पर वर्ड आया था मॉन्यूमेंटल मैंने आपको बताया था कि मॉन्यूमेंटल का मतलब है कि ये समस्या बहुत ही विशाल है क्योंकि ये ग्लोबल लेवल की समस्या है फिफ्थ क्वेश्चन द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट दिस अब नीचे लिखी हुई कौन सी स्टेटमेंट है जिससे कि राइटर एग्री नहीं करेगा फर्स्ट कहता है मोस्ट घोस्ट नेट्स टेक अ फ्यू इयर्स टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट उससे वो अग्री कर रहा है घोस्ट नेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच ये भी उसने कहा था कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का वो हिस्सा है 46% मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मरीन एनिमल्स अपॉन डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या वो उनको खाना प्रोवाइड करता है इससे वो एग्री नहीं करेगा
घोस्ट नेट्स कैन कर्टेल द फ्रीडम ऑफ मरीन एनिमल्स, इससे भी वो एग्री कर रहे हैं कि वो उनकी फ्रीडम पर रोक लगाता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सी। ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो घोस्ट नेट्स हैं वो उनको खाना नहीं प्रोवाइड कर रहे, क्योंकि वो ब्रेक होने के बाद भी माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, some records share that fishing nets used to be made of common rope using natural fibers prior to the 1960s. Based on your understanding of paragraph 3, list one major advantage that these had over the fishing nets being used in present time. वो कह रहे हैं कि 1960 से पहले जो फिशिंग नेट्स हैं वो नेचुरल फाइबर से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल जो है सिंथेटिक नाइलॉन और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये जो नेचुरल फाइबर से बनाए जाते थे इसमें क्या फायदा होता था? देखिए, इसका जवाब आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, या आपको अपनी कॉमन सेंस से जवाब लिखना पड़ेगा। तो हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है? जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो सालों साल नहीं चलते रहते, वो धीरे 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 करते करते वैनिश हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे नेचुरल फाइबर इज बायोडिग्रेडेबल, hence disintegrates easily and does not harm marine life and the environment as compared to modern fishing nets made up of nylon and other plastic compounds. Seventh question. Why is it fair to say that commitment and innovation have to go hand in hand to rid the oceans of ghost nets? ऐसा कहना क्यों सही है कि कमिटमेंट और इनोवेशन दोनों को साथ के साथ चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर, तभी इन घोस्ट नेट से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, इनोवेशन में आपने कोई नई तकनीक या नया सजेशन दे दिया कि हम इससे किस तरीके से छुटकारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर उस काम को नहीं किया, जैसे कि निरंतर तरीके से हमें अपने शरीर की सफाई करनी होती है या हमें अपने घर की सफाई करनी होती है, अगर हम उसे केवल साल में एक ही बार केवल दिवाली पर ही करेंगे, तो आप सोच सकते हैं क्या परेशानी होगी। आप नए नए वैक्यूम क्लीनर्स तो ले आए, इनोवेशन तो है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर काम नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो आपका घर साफ नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी हमें लिखनी है। टू गेट रिड ऑफ द ओशंस ऑफ घोस्ट नेट्स, innovative ideas have to be deployed. New techniques require patience and commitment to show results. लेकिन नई टेक्निक अपना रिजल्ट शो करे, इसके लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, इसलिए रेगुलर बेसिस पर कमिटेड तरीके से उसको काम करते रहना पड़ता है, तभी हमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 8. Complete the given sentence with an appropriate inference with respect to the following. The writer quotes the example of the WWF-led mission in the Baltic Sea in order to. मैंने आपको पैसे समझाते हुए बताया था कि वो आपसे ये पूछने वाले हैं कि ये एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर क्यों दिया है, इस बात की इंटेंसिटी को समझाने के लिए कि सिर्फ एक बार में कितना कचरा निकला है। तो अगर उसे सही तरीके से काम पर लाया जाए तो हम पूरे के पूरे इस कचरे को साफ कर सकते हैं। The writer quotes the example in order to show the effectiveness of a single mission in removing a large amount of marine junk. He wants to put emphasis on more such collaborative efforts in future. और वो ये इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें इस टाइप के मिलजुल कर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं और करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। 9th question. How can the solutions suggested in paragraph 5 बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड? अब जो हमें लास्ट वाले पैराग्राफ में सॉल्यूशंस बताए गए हैं, उनको आप क्या कह सकते हो? क्या वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, प्रेजेंटेबल हैं, पॉपुलर हैं या प्रेजुडिस्ड हैं? तो लास्ट पैराग्राफ में जो हमें सॉल्यूशंस बताए गए हैं वो सभी के सभी प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हम उन्हें कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहने में आसान और करने में मुश्किल हो। तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रैक्टिकल। 10th and the last question is Select the most suitable title for the above passage. आपके हिसाब से इसका पैसेज क्या होना चाहिए? टाइटल सिलेक्ट करना जो होता है कई बार बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो देखते हैं। एक कहता है द स्केरी साइड ऑफ घोस्ट नेट्स, घोस्ट नेट्स का जो डरावना हिस्सा। वैसे तो लग भी रहा है कि हो भी सकता है, क्योंकि उसने उसके डरावने हिस्से को बताया। चलो इसको ऑप्शन में रख लेते हैं। बी देखते हैं, घोस्ट नेट्स आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस, कि ह्यूमंस का इतना ज्यादा जो डोमिनेंस है, उनका प्रभाव जो है, तो ये नहीं लग रहा, इसको छोड़ देते हैं बी को। सी कहता है घोस्ट नेट्स अ मेनेस टू मरीन लाइफ, घोस्ट नेट्स जो है मरीन लाइफ के लिए खतरा, ये भी ठीक लग रहा है। डी कहता है वेज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट नेट्स, ये नहीं है,
क्योंकि वेज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ घोस्टनेस ये खाली 5वें पैराग्राफ पर तो लागू होता है, पूरे के पूरे पैसेज पर नहीं होता। तो ए और नहीं, बी और डी हमारे हट गए, ए और सी रह गया। अब ए और सी में से देखो तो सी जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। घोस्टनेट्स अ मेनेस टू मरीन लाइफ, मरीन लाइफ के लिए एक खतरा घोस्टनेट्स। तो इसका सही जवाब होगा सी। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैसेज भी पूरा समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। इस पैसेज में मैंने आपको कुछ न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी बताए हैं, लेकिन नए वर्ड्स तभी आपको याद रहते हैं जब बार बार आप उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अगर आप सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली अच्छी इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, तो जो वर्ड्स आपको समझाए गए हैं उन वर्ड्स को यूज करते हुए उनका एक एक सेंटेंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके सेंटेंस में कोई गलती होगी तो मैं वहां पर उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।